हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी गहराई जिसकी डेप्थ डी है। यह बर्तन आपस में मिश्रित यानी मिक्स ना होने वाले तीन समान वॉल्यूम के लिक्विड से भरा हुआ है। मतलब तीन लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 है। बर्तन की यानी कि उस टैंक की जो अपरेंट डेप्थ होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को कर पाने के लिए आपको एक फिनोमिना पता हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ, मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला इसलिए पता हो कि फॉर्मूले से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। आप एक बात बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हमारा रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ है, तो अगर हम अपरेंट डेप्थ को इधर ले जाएं तो वो रियल डेप्थ बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बस यही समझना था। अब बाकी देखो थोड़ा और सोचना है। अगर फर्स्ट वाले लिक्विड के लिए बात करें अपरेंट डेप्थ, ठीक है, D1, तो क्या हो जाएगा, रियल कितनी है, D बटे रियल। अब देखो यही समझना था, यही गलती कर सकते हो। रियल डेप्थ D नहीं है, पूरी D है, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो वो D/3, क्योंकि तीन लिक्विड हैं और एक बर्तन में पूरे भरे हुए हैं, तो प्रत्येक लिक्विड का जो गहराई होगी वास्तविक वो पूरे एक के पास D/3 हिस्सा आ रहा होगा, तभी तो तीनों जुड़ के एक पूरा टैंक बनेगा। तो उसकी जो रियल डेप्थ है वो D/3 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसका म्यू 1। सिमिलरली आप दूसरे लिक्विड के लिए फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, D/3 N2। ऐसे ही जब तीसरे वाले बर्तन के लिए फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ कितनी है, D/3 उस लिक्विड के लिए इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3। अब देखो तीनों अगर पूरे बर्तन की हमें आभासी गहराई निकालनी है, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 करना पड़ेगा। मतलब D/3 तो पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 1/म्यू 1 प्लस 1/म्यू 2 प्लस 1/म्यू 3, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे तो बी हो गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें वो करते हैं कि आपका लेवल जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि आप जैसे ही मेंटलिटी रखने वाले लड़के जो होते हैं वो और लड़कों को कंफ्यूज कर देते हैं। 1-2 साल खुद से चक्कर लगाएंगे ही लगाएंगे। मेरे भाई, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, लेवल से आप परेशान मत हो। एकदम आपके अप्रोप्रिएट क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेवल यही है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं आप लोग परेशान होने लगते हो। यार ट्रस्ट मी, फिजिक्स की वजह से ही सिलेक्शन क्यों रुक रहा है। मोस्ट ऑफ 90% लड़के जो हैं, चाहे नेवी चाहे एयरफोर्स में, फिजिक्स की वजह से ही फेल हो जाते हैं। कहते हैं फिजिक्स में 1.5 नंबर आया, कहीं 2 नंबर आए। तो ये क्यों कंडीशन है, क्योंकि लड़के केवल किन चीज़ों पर रिलाई हो रहे हैं कि बस किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, किसका कौन पूरा आंतरिक परावर्तन करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके साथ साथ 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 2500 क्वेश्चन वही नहीं आ जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी आती है, तो 2-4 क्वेश्चन वैसे सही करके और आप नेगेटिव और ले आते हो नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी डाउट मत करो। मैं पेपर दे चुका हूँ, एक बार नहीं 2 बार दे चुका हूँ, और दे नहीं चुका हूँ, निकाला भी है। फिजिक्स में 19 मार्क्स थे, मैंने स्क्रीनशॉट अपना इसी चैनल पे दिखाया था, तभी मेरा चैनल आज यहाँ पहुँचा है। तो आप लोग हर वीडियो में ये बताऊँ, ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी वाह वाह करूँ, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पेशेंस रखो और इसको पेशेंस के साथ सारे ही जो ये नई सीरीज़ है इसको अच्छे से फॉलो करो। डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करोगे। कोई टफ चीज़ें हैं आप 2 बार में देखो। अगर आप 2x स्पीड पे देख सकते हो इजी चीज़ों को, तो टफ चीज़ों को आप मतलब थोड़ी कम स्पीड पे देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा आधी स्पीड पे देखो। लेकिन ये है भाई, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी दिशा किस नियम से, किस लॉ से ज्ञात करी जा सकती है, एम्पियर के नियम से, लेंज के नियम से, फैराडे के नियम से, या मैक्सवेल के नियम से। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उसके, और ये भी पूछते हैं कि लेंज का नियम किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है लेंज का नियम। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो जाके लेंज का नियम पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी अगर इन फैक्ट को आप याद रखते हो तब भी आपका भला हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, ये या तैयार कर लेना। इसको अगर नहीं कराया है तो आगे कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप लोग नहीं समझोगे ये क्या होता है। कभी ये क्लिप्स बना ली, कहीं ये 4 क्वेश्चन बना के ये क्लिप्स इधर जोड़ देना, उधर की इधर कर देना, तो ये क्रिएटर ही समझ सकता है। अब देखो, एक कनकेव मिरर में फोकस से कोई वस्तु x सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। सभी क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल हैं। ब्यूटीफुल वो दिखते ब्यूटीफुल नहीं हैं, लेकिन उनका नेचर जो उनका रेलेवेंस है वो ब्यूटीफुल है।
और उसका प्रतिबिंब 22 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखो अवतल दर्पण है कोई, ठीक है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था वो वही यही दिया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा उसको रिप्रेजेंटेशन उसका है कैसे, कि उन्होंने ये कहा था कि फोकस से अगर x दूरी है और इधर ऑब्जेक्ट की और इधर इमेज जो है वो फोकस यानी कि 2f से y दूरी पर है, तो उन्होंने एक रिलेशन बताया था फोकस दूरी में कि एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा XY। ठीक है, अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में ही अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन होते तो बड़े सरल हैं, न्यूटन का फॉर्मूला था सीधा सीधा, लेकिन अगर एग्जाम से पहले आपने प्रैक्टिस नहीं करी ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप कितने ही महारथी क्यों ना बने रहें, कितने ही न्यूटन खुद ना आप बने रहें, लेकिन एयरफोर्स का एग्जाम आप तभी निकाल पाएंगे जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत होगी। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको प्रैक्टिस कराऊं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कराऊं। तो बस आप बने रहें ना, बस आप हमें इनकरेज करते रहो, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग इतना है वायु में 20 और 40 डिग्री के कोणों पे आपतित होती है, तो बताना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो किस कंडीशन में होगा, या तो होगा ही नहीं, या फिर 40 पे होगा, या 20 पे होगा, या दोनों कंडीशंस में दोनों ही एंगल पे हो जाएगा। तो देखो हम एक बात जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके लिए आपका जो आपतन कोण का मान होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 20 और 40 दो दिए हैं। अगर हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लें किसी तरीके से, क्रांतिक कोण निकाल लें, तो उससे बड़ा अगर होगा आपतन कोण तब पॉसिबल होगा, तो हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो क्रिटिकल एंगल बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो निर्वात या वायु में कितनी दी है, 3 × 10⁻10 दी है, बटे माध्यम में कितनी दी है, 1.5 × 10⁻10 दी है। तो हमने एक ही झटके में कह सकते हो हमने 2 निकाल लिया, क्या, अपवर्तनांक। अब क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रांतिक कोण होता है, अपवर्तनांक होता क्या है, 1/sin c होता है। तो ऐसे अगर हम क्रांतिक कोण निकालेंगे sin c तो 1/n होगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला, 2, तो 1/2 आया। sin c बराबर 1/2 है, तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, sin 30 का। तो हमारा जो c है, क्रांतिक कोण है, वो 30 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मतलब 30 से तो बड़ा हो, यानी कि 20 पे नहीं होगा, यानी कि 40 पे हो जाएगा, यानी कि बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोनों पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 पे नहीं हो सकता, एटलीस्ट क्रिटिकल से तो बड़ा होना चाहिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण है, तो हमारा 40 इसका सही है। एक स्क्रीन को प्रकाश के स्रोत से 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। यदि 20 सेंटीमीटर व्यास की कांच की प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है स्क्रीन और सोर्स के बीच में रख दी जाए, तो प्रकाश द्वारा लिए गए समय में वृद्धि कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो एक फार्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, c/v होता है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में भी यूज करा था, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो समय T1 जो कांच की जो प्रकाश जो होगा वो कांच की प्लेट को पार करने में समय लेगा, वो समय बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस बटे चाल। चाल में हम यहाँ पे v रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम v निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो वो c बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इस v को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, c बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इतना लिख दिया। हम देखो स्पीड में इसलिए कराते हैं, अगर हम जल्दी करेंगे और आप जल्दी समझोगे तभी आप एग्जाम हॉल में जल्दी कर पाओगे। T2 सिंपली जब वायु के केस में होगा तब माध्यम तो होगा नहीं, तो दूरी बटे चाल, अब की बार चाल सी रखेंगे क्योंकि माध्यम तो है नहीं, सीधा सीधा। तो आप देखो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो हमारा आंसर है। अब देखो इतना ही हमें सोचना था, अब देखो आंसर आ चुका है डी बट इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वही तो वृद्धि हुई होगी, यानी कि T1 - T2। तो T1 - T2 अब पूरा कैलकुलेशन बचा है, d/c हमने क्या किया, d/c हमने कॉमन लिया, तो हमारा बचा μ-1, यही तो उत्तर है। अब d कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 बटे c मतलब 3 × 10⁻10 रखेंगे, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर वाला चल रहा है, तो सेंटीमीटर में जो चाल होती है वो 3 × 10⁻10 होती है। ठीक है, μ-1 मतलब 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, मतलब 0.5 बचेगा। 0.5 का मतलब 0.5 इसको काटेगा तो 10 बचेगा, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2, तो उत्तर आ गया 10/3 × 10⁻10, क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा तो -10, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो गया 10/3 × 10⁻10। ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो समझने में, तो यार बस मैं यही कहूँगा कि देखो
कुछ तो करना पड़ेगा यार, औरों से हट के कुछ तो करना पड़ेगा। सिंपली वही मैं अगर कराने लग जाऊँ, वो सभी करा रहे हैं कि किसकी किस रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, क्या वो सारे केसेस, मतलब उन सब से बाहर आओ। क्योंकि सिलेक्शन फिजिक्स में ही क्यों रुकता है, मैं जिससे पूछूं वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुक गया। तो क्या वो रीजंस हैं, इस बार पता चल जाएगा। लक्ष्य एयरफोर्स से जो बंदा जुड़ा है पिछले 2 महीने से, या जो आज भी जुड़ा है और कंसिस्टेंसी के साथ एग्ज़ाम तक जुड़ा रहता है, तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि पेपर अभी तक क्यों नहीं निकल रहा था और इस बार क्यों निकला। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आएंगे डेफिनेटली, बस आप पेशेंस रखो और ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सर्कुलर टेबल का डायमीटर 1 मीटर है, इसके सेंटर से 1 मीटर की हाइट पर एक बल्ब जल रहा है, तो सेंटर तथा सरकमफेरेंस से प्रदीप्त घनत्वों का रेशियो। तो देखो फिगर बना दूँ, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस देखने में कठिन लग सकता है, बाकी कठिन नहीं है। ये सर्कुलर टेबल है, इसके सेंटर से इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है तो 1 मीटर, तो हमें इसके सेंटर से और इसकी सरकमफेरेंस से, अब अगर ये पूरा डायमीटर 1 था तो ये इसकी इतनी रेडियस 1/2 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये आपका क्या कर्ड है, तो कर्ड हम अगर फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार मतलब 1/2 का वर्ग 1/4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 में 1 जोड़ेगा तो 5/4 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि कर्ड का वर्ग बराबर होता है। तो हमारा ये कर्ड है, इसका कितना आ गया, 5/4 का वर्गमूल। बस इतना जिसने कर लिया, इतना जिसने सोच लिया और जिसको फॉर्मूला पता था। अब देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट 2 हो गए इतना देख के, क्योंकि 5/4 जैसा कुछ आना है, डेफिनेट है। ये मतलब एक टेक्निक्स होती हैं, बाकी अभी मैं बता रहा हूँ। जो इल्यूमिनेंस होता है वो क्या होता है, आई कॉस थीटा बटे डी स्क्वायर, आई कॉस थीटा बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सेंटर से डिस्टेंस देखें तो कितनी है, 1 है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और सरकमफेरेंस से डिस्टेंस कितनी है उस बल्ब तक की, 5/4 है। चलो डिस्टेंस हमें मिल गई। और अब देखो सिंपली, अब देखो E1 और E2 का रेशियो फाइंड करना है, तो E1 इज इक्वल टू अगर फाइंड करेंगे तो आई कॉस थीटा, अब सेंटर के लिए कॉस तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0, कॉस 0,1 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस भी 1 है सेंटर से, तो 1 का वर्ग 1, तो E1 तो आई रहा। सिमिलरली E2 निकालेंगे, वो क्या आएगा, आई कॉस थीटा। आपकी बार कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे, इसके लिए आधार ये हो जाएगा बटे कर्ड 5/4, मतलब कॉस थीटा का मान सीधा लिख दे रहे हैं 1/√5/4 इंटू, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे और परिधि से डिस्टेंस कितनी है उस बल्ब की, √5/4, और √5/4 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा 5/4। अब इन्हीं दोनों का रेशियो तो हमें फाइंड करना था, आई से आई कट जाएगा। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि वर्गमूल में 5/4 लिखा है, 5/4 का मतलब स्क्वायर का मतलब 1/2 पावर ये और 1 पावर ये, जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 बन जाएगी 5/4 की पावर, तो वही ऊपर जाएगी, यानी कि मेरा जो आपका रेशियो आएगा वो 5/4 की पावर 3/2 आएगा। वैसे आपने इतना दिमाग लगाया है, 2 मिनट ये समझा है, तो अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे फिर करोगे। अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद पेपर होना है, इतना तो आपके दिमाग में फीड हो ही गया होगा कि ये बल्ब वाला क्वेश्चन जब उसके सेंटर से और उसके सरकमफेरेंस से डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है प्रदीप्त घनत्वों का, तो वो 5/4 की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, इसकी ध्रुव प्रबलता 25 एम्पियर मीटर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, हमने फॉर्मूला लगाया पोलर पावर इंटू 2L, तो हम ये बता रहे हैं कि जो ये हमें मैग्नेट की लेंथ बतानी है वो पूरी 2L होगी। ठीक है, पूरी 2L कंसीडर करेंगे उसको। अब देखो ध्रुव आघूर्ण के जो चुंबकीय आघूर्ण कितना था 2 इज इक्वल टू पोलर पावर कितना 25 इंटू ये लेंथ पूरी 2L रहेगी। ठीक है, 2L हमें ये फाइंड करनी है, तो 2L के लिए हम यहाँ पे 2/25 इधर आ जाएगा, 2 में 25 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, 25 8 जा 200, तो इससे हमें ये 2L मिल गया। तो अब कई लड़के क्या होंगे कि इसको L फाइंड करने लगेंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप याद करो जैसे मैंने विद्युत में बताया था कि जब 2 आवेश हैं किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं तभी तो वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनता था, तो वो पूरी शॉर्ट डिस्टेंस 2L होती थी। सिमिलरली यहाँ मैग्नेटिज्म में भी पूरा 2L हमें फाइंड करना था, तो ये मेरा मीटर में आया क्योंकि ये सारे ही जो मीटर थे एम्पियर मीटर था, हमें ऑप्शन सेंटीमीटर में सारे ही दिख रहे हैं, तो मीटर 0.08 मीटर को जब सेंटीमीटर में तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, किसी सेलेनॉइड में क्या कह रहा है कि मेढक को नीचे रखा गया है, तो मेढक क्या है वायुमंडल में तैर रहा है, तो मेढक का शरीर
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बार ऐसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 50% क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। तो देखो, उस आपको इन सारे सबकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, यानी कि डाईमैग्नेटिक क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, और लौह चुंबकीय क्या होता है। इन सब का तो पता ही है आपको कि लौह चुंबकीय मतलब वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसमें होती है मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करने का पावर। प्रतिचुंबकीय मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। अनुचुंबकीय मतलब थोड़ा बहुत। तो क्या है कि एक बात बताओ, मेढक जो है वो क्यों उसमें उसके अगर सोलेनॉइड की उससे दीवारों से स्टिक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट कर रही होगी, चुंबकत्व की तरह बिहेव करेगी, धारावाही जो परिनालिका होगी। और अगर ये भी आपका आपका लौह चुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकीय या अनुचुंबकीय होगा तो वो चिपक जाएगा दीवारों से। लेकिन वो तो कह रहा है कि वायुमंडल में तैर रहा है। तो वो तैरना पॉसिबल कब है? जब आपका वो प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक। अब देखो, डाईमैग्नेटिक ही होती है इसकी इंग्लिश या क्या होती है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबकत्व का बिल्कुल वो ना रखते हो अपने अंदर, जैसे लकड़ी हो गई। ठीक है, लकड़ी कैसी होती है? डाईमैग्नेटिक होती है। तो प्रतिचुंबकीय की तरह बिहेव करेगा, यानी कि बी हमारा राइट। ये मेढक वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, और आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। ये उसकी डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉग आप लिखना तो आपको एक मैं दिख जाएगा। ठीक है, किसी समय टी सेकेंड पर कुंडली से बद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे एसोसिएटेड कोयल से वो इतने वेबर है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? तो देखो, इसके लिए ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सिंपली ये क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी देखता हूँ, बहुत सारे में मिलते हैं। आपको एक बात पता हो कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? माइनस का डी फाई, यानी कि जो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है वही निगेटिव साइन लगा के वही तो आपका होता है। अब ये जिसको पता था, अब डी फाई बटे डी टी कैसे निकाल सकते हैं? इसका पूरे का एंट्री वो कर दो डिफ्रेंसिएशन। तो 5t² का कितना होगा? 15t माइनस 100t का 100, और 300 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये हमारा आया डी फाई बटे डी टी, हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब ई होता क्या है? ई होता है माइनस का डी। ई क्या होता है? माइनस का डी फाई बटे डी टी, मतलब इस पूरी चीज़ में नेगेटिव लगा दो तो वो हमारा ई बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो ई कितना हो जाएगा? माइनस लगा दो तो माइनस का 15t², सॉरी 15t² होगा। 15t² करोगे जब डिफरेंस 3 आगे आएगा तो 15t² बचेगा ना, माइनस का 100। माइनस है तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस होता है। ई में क्या आता है? ई हमारा नेगेटिव का डी फाई बटे डी टी होता है, तो ये आ गया। अब टी की वैल्यू रख दो सिंपली। टी का मान कितना था? 2। तो माइनस का 15 और 2 का वर्ग 4 प्लस 100। तो 15 चौक 60 हो जाएगा, माइनस का 100 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा? 40 वोल्ट आएगा, वो भी कैसा? पॉजिटिव। यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना क्योंकि डी में नेगेटिव 440 भी दिख रहा है। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है हावर एंड की। देखो, घड़ी में 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। एक तो होती है मिनट वाली, एक होती है घंटे वाली, और एक होती है सेकंड वाली। तो तीनों में से किसी की भी अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता है तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी का, और वो होता है 2π/t। यानी कि जो डिस्टेंस होती है, कोई भी सुई है वो पूरा एक रोटेशन पूरा करने में 360 डिग्री चलती है। तो ऊपर डिस्टेंस ओवर टाइम। अब क्या है कि इसमें आवर एंड की बात की है, लेकिन मैं तीनों ही आपको समझा दूं क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप इजीली फाइंड कर पाओ। तो सबसे पहले सेकंड वाली सुई की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? सेकंड वाली का 60 सेकंड। ठीक है, तो इसको फर्दर कट करेंगे तो π/30 ये आएगी एंगुलर वेलोसिटी सेकंड वाली सुई का। तो ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है ये सेकंड का हो गया। ठीक है, अब बात करें, क्योंकि सभी ये रेडियन पर सेकंड होते हैं तो नीचे जो टाइम रखते हैं वो सेकंड में रखते हैं। अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो 2π/, मिनट वाली सुई एक रोटेशन पूरा करने में 60 मिनट चलती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 हो जाएगा, तो इसको 3 से कट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये π/1800 हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपको मिनट वाली का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे पूछा गया है घंटे वाली का, तो देख लेते हैं ओमेगा क्या होता है? 2π/टाइम। अब देखो, जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे पूरे करती है एक रोटेशन में, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि ये बस कन्वर्जन अगर आपको पता है। अब देखो, इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका पूरा जब कैलकुलेट करो, ये 36 और का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 43,200। लेकिन इसको 2 से ऊपर से जब कट करोगे, ये 200 6 बार कट करोगे तो 6 3 बार दिख रहा है, 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पे आंसर ये देख लेना, अगर 2π ऊपर होता
तब तो ये ए राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर नहीं है, तो 2 से कट करना है। बस क्वेश्चन सिंपल है, केयरफुली आपको अप्रोच करना है, और वैसे कुछ था नहीं क्वेश्चन में। और रही बात कि क्या है कि एयरफोर्स में ये चीज़ें नॉर्मल है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पूछ दे। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पूछ दे तो आपको दिख रहा है रेडियन पर सेकंड, यानी कि टी इनवर्स पर सेकंड, यानी कि टी, ऐसे ये होती है किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। थोड़ी और एक और आप रट लो, मैं कहूँगा इसे रटना ही कहूँगा कि एंगुलर एसिलेरेशन, यानी कि कोणीय त्वरण की विमा अगर पूछ दे तो टी की पावर -2, ये कोणीय त्वरण की विमा होती है। इन 2 डायमेंशंस को आप रट लेना, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ गया है तो अब आपको वो ये नहीं पूछेगा कैसे निकल के आया, बस आपको क्लिक करना है जल्दी और आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस पे टाइम कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाई। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम की जगह पे एक रख देना है, यूनिट रख देना है, तो कौन से फॉर्मूले से यहाँ पे निकल के आएगा। तो देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है के ई हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो v है, अगर वी आर एम एस की बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, क्या बताया था, वी आर एम एस होता है √3 RT अपॉन एम, लेकिन स्क्वायर है तो वो खत्म हो जाएगा, तो 3 RT अपॉन एम, वो यहाँ से वो ख़त्म हो गया, ये मास, ठीक है। अब ये m क्या होता है, ये m होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू m और इनटू 3 RT। वैसे आपको ये डेरिवेशन बस मैं बता रहा हूँ, इसे ये कट जाएगा, तो n RT को क्या लिख सकते हैं, PV, तो ये आ जाएगा 3/2, ऊपर 3 है नीचे 2, 3/2। अब nRT को हम PV लिख सकते हैं, तो 3/2 PV मिल जाएगा। और इन्होंने ये वॉल्यूम हमें यूनिट रखना है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम, तो 3/2 P मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा इसको अब आप याद रख लो, कैसे आया वो मैंने बताया कि जो ये रिलेशन है ये आप याद रख लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। E = यूनिट वॉल्यूम पे होता है 3/2 और प्रेशर, ठीक है, ये आप याद रखना। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से पीछे करके देख लो कि अगर आपको वो डेरिवेशन नहीं समझ में आया है, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टप वाटर एंड क्लीन ग्लास। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है और उतना ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है कि अगर, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ पे टैप वाटर लिखा है इंग्लिश में, देखो वो क्या रहता है कि जब आप उस पर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, तो उसकी इंग्लिश भी लिखी रहती है और नीचे हिंदी भी लिखी रहती है, ठीक है। तो कई बार इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल का आपसे क्वेश्चन आता है स्पर्श कोण वाला, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश वाला पोर्शन वहाँ पे पढ़ना। ये अगर टैप वाटर या टप वाटर लिखा है और क्लीन ग्लास है, देन आपका जो ऑप्शन 8 डिग्री और 18 डिग्री के नियरेस्ट हो उसको आप मार्क करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। और अगर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्योर वाटर, शुद्ध जल लिखा है, और परफेक्टली क्लीन ग्लास लिखा है, या क्लीन ग्लास ही लिखा है, बस यहाँ पे प्योर वाटर हो या क्लीन ग्लास हो, देन योर आंसर वुड बी 0 डिग्री, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे टैप वाटर की बात कर रहा है तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 8 से 18 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे प्योर वाटर की बात की है उसने, तो प्योर वाटर के लिए आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। सेकेंड थिंग, जो एक क्वेश्चन और पूछा जाने लगा है कि प्योर वाटर और प्योर सिल्वर उसमें होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और वो तो आपको पता ही होगा कि पारा है वो इस पर वो नहीं भिगोता है, उसके लिए ऑब्ट्यूस होता है, अधिक कोण होता है, 135 के अप्रॉक्स होता है कुछ बुक, ठीक है। इधर वेरिएबल थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखना। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना ईजी क्यों दे दिया सेट में। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़ कि ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आ जा रहा है, और इसमें क्या है कि आप हर बार आ रहा है फिर भी आप कुछ सीख नहीं रहे हो। देखो हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। अभी क्या है कि आपका एक एक एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड आपका बहुत मायने रखता है। तो आप अगर F=G, वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, G m1m2/r² करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहता हूँ इट मीन्स 90% स्टूडेंट, अब यहाँ पे f की डायमेंशन रखेंगे, फिर r² का यहाँ पे गुणा करेंगे और m² से डिवाइड करेंगे, तब वो निकालेंगे, ये उनका निकल के आएगा और वो क्लिक करेंगे और वो अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझेंगे। लेकिन स्मार्टनेस इसमें नहीं है जो आपने ये फाइंड कर लिया। स्मार्टनेस इसमें है कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देखो, कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या है कि आप देखते ही क्लिक करो, ठीक है। आप देखो कि आप लोग, इसको मैं सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे ये -2 है, ठीक है, इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग याद कर लो
ठीक है, ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें सब केवल इतना ही अगर याद है लड़के को कि m पे पावर -1 होती है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मैंने फ्रेम नहीं किए हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज ऑप्शन उठाए हैं, तो किसी एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें भी m पे प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी स्क्वायर है। तो ऐसे आप ऐसे क्लिक करोगे और जो बच्चा पूरा करेगा तब तक ये वाला बच्चा आगे के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। तो यहीं से आगे पीछे हो जाते हैं स्टूडेंट। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ लर्न करने के लिए, उन्हीं में से ये है। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, आप देख लेना, यहाँ पे -2 है। तो ये डायमेंशन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप याद कर लेना, क्योंकि हर बार आ रही है। सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। अभी देखो पिछला एग्जाम हुआ, उसमें पूछ दिया एक अश्व शक्ति कितना होता है, बच्चे को पता होता है 740 वाट। तो क्या इजी क्वेश्चन नहीं आते, सभी क्वेश्चन 25 के 25 टफ नहीं होते। तो इनमें इजी क्वेश्चंस में टाइम कैसे आपको सेव करना है, ये होता है मेन चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ मैक्सिमम। देखो हीट ट्रांसफ़र की कुछ प्रोसेस होती हैं, एक होता है चालन, एक हो जैसे चालन कंडक्शन, संवहन या कन्वेक्शन या विकिरण या रेडिएशन। इन तीनों में क्वेश्चन भर भर के आपको मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको एग्जांपल दे देगा, कहेगा बॉइलिंग वाटर है, बताओ वो कौन, यही 4 ऑप्शन फ्रेम कर देगा, तो कौन सा है, तो कन्वेक्शन। तो इनके आपको कुछ पता होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हीट ट्रांसफ़र है, का जो ट्रांसफ़र है कितने तरह से हो सकता है, तो उनमें क्या है कि जैसे कार का इंजन है, ठीक है, कार का इंजन जब आप स्टार्ट करते हो कार का इंजन, तो वो गर्म होने लगता है। ठीक है, अगर वो गर्म होने लगता है तो पूछेगा कौन सा प्रिंसिपल है, तो उसमें कंडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। ठीक है, जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से जब हीट का ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट, तो फिर वहाँ पे कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट जो हीट होता है वो मोशन ऑफ मैटर की वजह से, जैसे बॉइलिंग वाटर, तो वहाँ पे कन्वेक्शन। तो ये एग्जांपल वैसे आई होप आपको बहुत सारे मैंने बताए भी हैं प्रीवियसली, और कुछ उसमें से सिलेक्टिव मैं बता रहा हूँ। जैसे रेफ्रिजरेटर पूछेगा, कन्वेक्शन के ज़्यादा पूछता है, संवहन के, या फिर एयर कंडीशनर पूछ देता है, एसी पूछेगा कौन सा हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये तो कन्वेक्शन ही होगी। और रेडिएशन से क्या पूछते हैं, रेडिएशन से आजकल पूछ रहा है कि जो माइक्रोवेव होती हैं ओवम की, वो माइक्रोवेव, तो वेव वाला कोई भी आ जाए वहाँ पे आप वही करोगे रेडिएशन। ठीक है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन की, वो अर्थ तक आना, तो वो भी रेडिएशन है। और इनमें सबसे फास्टेस्ट जो पूछा गया है, हीट फास्टेस्ट हमेशा रेडिएशन क्लिक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, तो वहाँ पे आप रेडिएशन ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फास्टेस्ट वाला था ना। ठीक है, 2 स्टार हैं, 2 तारे हैं ए और बी, रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 3600 एंगस्ट्रॉम एंड 4800 डिग्री एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब सम्मान के साथ नहीं होता है, क्रमशः होता है। ठीक है, एक दिन एक कमेंट आया था, तो देयर रेट्स ऑफ लूज ऑफ हीट आर इन रेशियो। तो देखो उनकी आपको क्या दिया गया है कि इतने इतने डिग्री पर जो है रेडिएट करते हैं, तो उनकी रेशियो बताना है, किसका, देयर रेट ऑफ लॉस हीट। तो देखो ये एक रूल है, स्टीफन ने एक नियम दिया था कि ई जो रेडिएट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴ की। तो देखो ये चीज़ें पता तो होती हैं, जब मैंने अभी लिख दी यहाँ पे तो आपके दिमाग में क्लिक हो गई, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्लिक होती है या नहीं डिपेंड करता है सिलेक्शन इस बात पे। तो वो चीज़ निर्भर करती है आप कितना रिवीजन करते हो चीज़ों का। तो देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, आपको पेन और पेपर नहीं उठाना है, इनको आप देख के ही कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाना है। तो और इसको जब 12 से कट करोगे तो 4 टाइम्स और 3 टाइम कट हो जाएगा। तो हमें पता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ के, क्या होता है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो यहाँ से अगर हम ई इज़ डायरेक्टली, एक सेकेंड यार, इस क्वेश्चन में सॉरी यार, ये क्वेश्चन मैं गलत रूल बता रहा हूँ। देखो जो याद आ रहा है मुझे, तारों वाला रहता है, उनमें क्या लगता है कि बीन का विस्थापन नियम लगता है, गामा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सॉरी फॉर माई डाउट। क्या है कि इनमें वेवलेंथ आपको दे रखी हैं, और उनका ही 2 स्टार ए और रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 36 एंगस्ट्रॉम, और तो गामा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से अगर देखें तो यहाँ से जो गामा है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनको कट करेंगे तो 4 टाइम्स, 12 से कट करेंगे और 3 टाइम्स, यानी कि इसका अपोजिट 4 और 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि टी उधर जाएगा।
तो ये 36 और 48 ऊपर रहेगा, तो ऊपर 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा था वो क्वेश्चन नंबर ये वाला है। क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ डबल देन द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ। मतलब अगर सूर्य का जो ताप है वो डबल कर दिया जाए तो अर्थ पे जो एनर्जी है वो कितना गुना हो जाएगी, कितना फैक्टर से बढ़ जाएगी। तो इसमें स्टीफन का नियम लगा दो, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, टेम्परेचर डबल किया गया है। तो अगर टेम्परेचर डबल किया गया है तो ये दो डबल की पावर 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। यानी कि जो E है वो 16 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ बॉडी इन अ रूम कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन 5 मिनट्स, द टाइम टेकन टू कूल 70 डिग्री टू 60 मिनट इज़। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक है कोई बॉडी, तो उसको 90 डिग्री से 80 डिग्री कूल होने में 5 मिनट लगते हैं। तो उसको जो डिफरेंस ऊपर है वही डिफरेंस नीचे 70 डिग्री से 60 डिग्री में होने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर और दे रखा होगा, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ 20 डिग्री या 30 डिग्री जो भी हो। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि वैसे तो आप अभी मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है पूरा ओवरऑल, बस आपको कर देना है कि मोर देन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। अभी क्या है कि इसमें कई बार क्या पूछने लग जा रहा है, अब एक फॉर्मूला याद रख लो कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, मतलब उनका उनका एवरेज माइनस θ0। अब यहाँ पे मैं बता दूँ सभी क्या है कि डी थीटा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, और डी टी मतलब जितना टाइम लग रहा है इनिशियली। ठीक है, और के यहाँ से आप फाइंड करोगे, θ1 प्लस θ2 आपको दे रखे हैं, और माइनस θ0 जो यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, जब आप इसमें ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इनिशियल और फाइनल रखोगे, देन आप जब ये फर्स्ट वाले 90 और 80 रख के आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 90 80 रख के आपको यहाँ पे के की वैल्यू मिलेगी, जिसको आप इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, फिर से यही इक्वेशन में आप θ1 θ2 आप लोगे 70 और 60, और ये तो हमेशा सेम ही रहना है। और तब वहाँ पे जब के की वैल्यू जो फाइंड करी होगी आपने इक्वेशन फर्स्ट से वो रखोगे, तब यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो आंसर आता है वो जो इनिशियली दे रखा होता है टाइम, उससे एक्स्ट्रा ही आता है, तो मोर देन 5 मिनट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप याद रख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या देता है कि 80 और 50 यानी कि 30 का डिफरेंस देगा आपको। ठीक है, 80 और 50 उसी से आप कर भी सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया 80 और 50 वो कहेगा 5 मिनट में 80 से 50 हुआ है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री है। क्या पता ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, तो बस आप देख के मार्क कर देना। फिर आपसे कहेगा कि 60 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा। मेरी बात ध्यान से देखो, 80 से 50 टेम्परेचर होने में 5 मिनट लगा, सराउंडिंग का ताप 20 डिग्री था, तो पूछेगा 60 से 30 में क्या। अगर ऐसा ही क्वेश्चन फंस जाता है आपके एग्जाम में, तो फिर उसका आंसर 9 मिनट आप याद रखना, 9 मिनट आप क्लिक कर देना। ये डेटा आप देख पा रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 5 मिनट, और वैसे अगर ऐसा आता है तो मोर देन 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा।